नमस्कार, पाठशाला के वीकेंड स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाठशाला का वीकेंड स्पेशल, जहां मैं वो चैप्टर लेकर आता हूं जो बहुत वायरल हो रहे होते हैं या आप में से कई लोगों ने उन चैप्टर्स को फिर से देखने की डिमांड की होती है। पीएम मोदी के खिलाफ मार्केट में कौन सा नया हथियार आ गया है और इस नए हथियार में दम कितना है? क्या पीएम मोदी ने 27 करोड़ भारतीयों का 17 लाख करोड़ रुपया अडानी को दे दिया? और केजरीवाल को ऐसा क्या सपना आया कि वो अचानक मोदी मोदी करने लगे? प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बीजेपी के लोग घर घर जाएं, सरकार के काम गिनाएं। मतलब उनका फोकस क्लियर है। 2024 का चुनाव आ रहा है, आप अगर नेता हैं तो अपना काम ही नहीं बताइएगा भाई कि मैंने क्या काम किया क्या नहीं किया, ये सब बताइएगा ना, क्योंकि विपक्ष के हमले और बढ़ेंगे। ये भी उन्होंने अपने लोगों से कहा कि विपक्ष तो ऐसा करेगा। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि ऐसे हमले होंगे जो बहुत निचले स्तर के हो सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में बिलो द बेल्ट कहते हैं। पर उन्होंने कहा कि आप ये सब छोड़िए, आप काम जाकर पब्लिक को गिनाइए, बताइए कि देखिए ये देश में बदला है। इसलिए पीएम मोदी ने बीजेपी के लोगों से कहा कि वो अपने काम पर फोकस रखें, इन लोगों को बताएं कि क्या क्या काम हुआ। लेकिन आप विपक्ष को देखिए कि वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर फोकस किए बैठे। इलेक्शन ईयर है, पब्लिक को बताना चाहिए कि देखिए मैं क्या काम करता हूं और मैं आपके बीच आऊंगा तो क्या कर दूंगा। लेकिन विपक्ष का सारा जोर कैसे नरेंद्र मोदी को नीचे खींच कर लाया जाए, बस इसी पर है। उनको अपना काम नहीं गिनाना है, उनको बस बताना है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ, नरेंद्र मोदी खराब है। अरे तुम कितना अच्छे हो ये बताओ ना भाई। ममता बनर्जी वॉशिंग मशीन लेकर मंच पर पहुंच गई, यह बताने के लिए देखिए नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी कैसे वॉशिंग मशीन है, उसमें जो जाता है भ्रष्टाचारी वो साफ होकर निकलता है। इसका भी सच अभी बताऊंगा। केजरीवाल आजकल डेली नियम से दिल्ली विधानसभा में जाते हैं, दिल्ली की बात कम करते हैं, नरेंद्र मोदी पर फोकस ज्यादा रहता है। मोदी 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 करते रहते हैं। वो आजकल ये बता रहे हैं कि कैसे अडानी का पैसा अडानी का ना होकर नरेंद्र मोदी का पैसा है। मतलब वो ये यहां इस लेवल पे चले गए कि अडानी तो सिर्फ मुखौटा है, नरेंद्र मोदी निवेश कर रहे हैं। उधर राहुल गांधी के लोग राहुल गांधी की संसद सदस्यता और बंगले पर रो रहे हैं, मोदी को कोस रहे हैं। जबकि अब तक कांग्रेस ने यह नहीं बताया कि वो कब राहुल गांधी के केस में अपील करेंगे। यानी कुल मिलाकर विपक्ष अपना काम ना बताकर सिर्फ मोदी को कोसने में, गाली देने में, उन्हें हिटलर बताने में, तानाशाह बताने में, इंडिया बर्बाद हो गया ये बताने में जुटा हुआ है। अच्छा, ये भी जेन्युइनली करते तो समझ में आता, फैक्ट्स के साथ करते तो समझ में आता। वो रोज नए मुद्दे लेकर आते हैं जिनमें झूठ ज्यादा होता है, सच कम होता है। अब आपको ऐसे ही दो मुद्दों के बारे में आज बताऊंगा जो नया माल, नया हथियार आया मार्केट में कि नरेंद्र मोदी ने देखो ये कर दिया। अब वो नया हथियार कितना धारदार है वो हम बताएंगे। और उस आरोप की राहुल गांधी जैसे उस दिन नहीं बोले थे पत्रकार को, देखा हवा निकल गई। हवा निकलेगी या नहीं निकलेगी वो आप तय कीजिएगा, मैं इतने एरोगेंस में नहीं बोलता। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ नया माहौल बनाया जा रहा है। और ये दो मुद्दे कौन हैं जो कि पब्लिक तक पहुंचाए जा रहे हैं कि देखो नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया। दो नए हथियार आए मार्केट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ। एक कि नरेंद्र मोदी ने ईपीएफओ यानी प्रोविडेंट फंड, जो आपका पीएफ का पैसा होता है, यह पैसा अडानी को दे दिया। अडानी को दे दिया है किसने? नरेंद्र मोदी ने। दूसरा, यूपीआई से जो हम पेमेंट करते हैं उस पेमेंट पे मोदी ने टैक्स लगा दिया। मतलब आप जब भी आप राशन खरीदने जाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, आजकल तो सब मोबाइल से पेमेंट होता था यूपीआई से, तो अब नया माहौल, नया मामला मार्केट में आया कि बॉस यूपीआई से जैसे पेमेंट कीजिएगा उसमें नरेंद्र मोदी ने टैक्स लगा दिया है तो आपका पैसा कट जाएगा। अब ये दो नए हथियार मार्केट में आए, तो इन दोनों हथियारों को हमने कहा जरा चेक करें, दोनों में दम है कि नहीं, धार है कि नहीं। पब्लिक को सच तो पता चलना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, ईपीएफओ की बात करते हैं, प्रोविडेंट फंड की। ईपीएफओ उस पैसे को मैनेज करता है जो पैसा आपकी सैलरी से पीएफ के तौर पर हर महीने कट जाता है।
कटता ना, आपकी भी सैलरी में देखिएगा लिखा आता है पीएफ का इतना पैसा कट गया। अच्छा, पीएफ का कुछ पैसा आप कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, दोनों जमा हो जाता है कि आप जब रिटायर होइएगा तब आपको ये पैसा मिल जाएगा और उस पैसे से आप अपना घर चलाइएगा। तो आपके बुढ़ापे की, आपके रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की सेफ्टी और सिक्योरिटी होता है पीएफ का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा। नौकरी पेशा लोगों के लिए पीएफ की रकम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो जरूरत के वक्त काम आती है। लेकिन इसको लेकर अब माहौल यह बनाया जा रहा है कि ईपीएफओ का पैसा अडानी को दे दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने बकायदा ट्वीट करके आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एलआईसी की पूंजी अडानी को, यह ट्वीट है उनका, एसबीआई की पूंजी अडानी को, ईपीएफओ की पूंजी भी अडानी को। मोडानी के खुलासे के बाद, यानी मोदी और अडानी को मिला के उन्होंने नया वर्ड बनाया मोडानी। तो मोडानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, न जांच न जवाब, आखिर इतना डर क्यों? ये राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि भाई एसबीआई का पैसा अडानी को दे दिए, एलआईसी का पैसा अडानी को दे दिया और पीएफ का पैसा भी अडानी को दे दिया। कुल मिलाकर राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के कहने पर आपका जो पैसा पीएफ का ईपीएफओ रखता है वो पैसा अडानी को दे दिया गया है, और जिस तरह से अडानी के शेयर डूब रहे हैं तो आपका पैसा भी खतरे में। लेकिन पाठशाला में हवाई तीर तो चलते नहीं, हम तो फैक्ट पे बात करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि सच्चाई क्या है, क्योंकि ये कोई मामूली मसला है नहीं, 27 करोड़ लोगों से और उनके परिवारों से जुड़ा हुआ मसला है। और आज मैं आपको इसकी डिटेलिंग बताऊंगा ताकि अगली बार आपके दिमाग में कोई ऐसा झूठ भर ही ना सके। आपको ईपीएफओ का पूरा सिस्टम समझना होगा। देखिए, सबको इतना पता रहता है पीएफ है, पीएफ कट रहा है, पीएफ कट रहा है। ईपीएफओ का मतलब होता है, ये जो आप ईपीएफओ देख रहे हैं, इसको कहते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपके पीएफ का पैसा इस ऑर्गेनाइजेशन के पास रहता है। कितने लोगों का पैसा रहता है? कितने लोगों का पैसा ईपीएफओ के पास है? आज की डेट में 27 करोड़ लोग हैं जिनका पैसा ईपीएफओ में मैनेज हो रहा है। 27 करोड़ लोग। इसलिए मैंने कहा कि ये कोई छोटा मोटा भ्रम नहीं है जो फैलाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। और ईपीएफओ के पास कुल रकम कितनी है जो जमा है? 17 लाख करोड़ रुपए। और ये 17 लाख करोड़ रुपए हमारे आपके जैसे आम लोगों के पैसे। देखिए, होता क्या है इसको समझिए। ईपीएफओ में जो पैसा आपकी सैलरी से कटकर जमा होता है उस पर एक फिक्स ब्याज मिलता है जो हर साल तय होता है कि भाई वो ब्याज क्या मिलेगा। जैसे इस साल अगर आप देखेंगे तो ईपीएफओ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.10 का इंटरेस्ट रेट था, उसे बढ़ाकर 8.15% कर दिया गया। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब ये जो 17 लाख करोड़ रुपया जमा है 27 करोड़ लोगों का, इस पे सरकार इंटरेस्ट देती है। भाई आपने पैसा रखा है तो सरकार इंटरेस्ट दे रही है। अब आप ये देखिए कि जो पैसा आप निवेश करते हैं, जो भी आपको ये इंटरेस्ट मिलता है, तो वह पैसा रखे रखे तो बढ़ेगा नहीं। वो पैसे के मूड में तो आएगा नहीं कि यार पड़े हैं थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो पैसा बढ़ेगा तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसीलिए आपका पैसा जो ईपीएफओ के पास रहता है वो पैसा ईपीएफओ निवेश करता है, कहीं कहीं पैसा लगाता है। पैसा रखने से किसी का नहीं बढ़ा है आज तक, ये ध्यान रखिएगा। आपका बैंक भी उस पे अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं इंटरेस्ट देता है तब आपका पैसा बढ़ता है। अब ईपीएफओ ने निवेश क्या किया, आपको 31 जनवरी 2023 तक का आंकड़ा बताता हूं कि ईपीएफओ की रकम कहां कहां निवेश की गई है। अगर आप इसको देखेंगे कि ईपीएफओ की रकम कहां कहां निवेश की गई है, जरा एक मिनट इसको देखिए। ईपीएफओ का निवेश कहां कहां है, और ये आपको बता रहा हूं 31 जनवरी 31 जन 2023 तक का आंकड़ा जो अवेलेबल है वो बता रहा हूं।
इस आंकड़े के मुताबिक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, यानी सरकारी सिक्योरिटी में, यानी ऐसी जगह पर निवेश जो सरकारी संस्थाएं, उसमें 8,12,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। किसने? ईपीएफओ ने। तो 17 लाख करोड़ में से 8,12,000 करोड़ सीधे सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश किया गया है। इसके बाद होता है डेट इंस्ट्रूमेंट। इस पे इन्वेस्ट किया गया है 2,85,000 करोड़, ये डेट इंस्ट्रूमेंट पर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म एसटीआई जिसको कहते हैं, इस पे करीब 30,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ है, 30,000 करोड़। अब आता है वो मामला जिसको मुद्दा बनाया जा रहा है। शेयर्स पर आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट है 31 जनवरी तक, वो है 1,25,694 करोड़ रुपए। ठीक है, 1,25,694 करोड़ रुपया। टोटल पैसा कितना था ईपीएफओ के पास? 17 लाख करोड़ रुपए। तो 17 लाख करोड़ में से 1,25,694 करोड़ रुपया जो है वो आज की डेट में शेयर बाजार में लगा हुआ है, यानी 10% से भी कम। अगर आप इसको परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा तो 65% पैसा जो ईपीएफओ ने निवेश किया है वो सरकारी सिक्योरिटी में किया हुआ है। डेट और इंस्ट्रूमेंट्स में किया हुआ है 23% पैसा निवेश किया हुआ है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे 2% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और शेयर्स पर 10% से भी कम है। ऑलमोस्ट मान के चलिए 10% पैसा निवेश किया। तो एक तो सारा पैसा उठा के अडानी को दे दिए, वो तो पहले ही यहीं खत्म हो गया। अब ये 10% का भी मामला समझाऊंगा ताकि कहीं से कोई गुंजाइश नहीं रहे आपके दिमाग में झूठ भरने की। इसमें समझने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी निवेश जो स्कीम्स और बॉन्ड्स होती हैं, उन्हें बहुत सुरक्षित माना जाता है, तो उसमें तो 65% पैसा लगा है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स को कम रिस्क वाला निवेश माना जाता है, और ईपीएफओ का ज्यादातर पैसा इन्हीं दोनों में लगा हुआ है, तो पैसा डूबा कैसे भाई? एक बात और समझने वाली यह भी है कि ईपीएफओ के पैसे को शेयर्स में निवेश करने की भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से ईपीएफओ का सारा पैसा किसी एक अडानी की कंपनी के शेयर में लगा दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। नियम कायदे ऐसे बने हुए हैं, क्योंकि ईपीएफओ का नियम कहता है कि शेयर्स में जो निवेश की लिमिट है, अभी देखिए 10% है ना, तो शेयर में जो पैसा लगा सकता है ईपीएफओ, वो निवेश की अधिकतम सीमा जो है वो 15% है। 15% मैक्स, इससे ऊपर तो आप लगा ही नहीं सकते। और अभी मैंने आपको बताया कि 31 जनवरी 2023 तक जो मैक्स लिमिट है उससे भी कम, यानी 10% जो है के करीब जो है वो निवेश किया हुआ ईपीएफओ ने शेयर में। तो मैक्स की लिमिट को भी नहीं छुआ, तो कैसे अडानी को पैसा दे रहे होंगे आप खुद सोच लीजिए। इसी वजह से ईपीएफओ के अधिकारी भी ये बता रहे हैं कि ईपीएफओ की कुल निवेश रकम 17 लाख करोड़ रुपए है, और इसमें से मात्र 4,500 करोड़ रुपए का निवेश ही रिस्क की कैटेगरी में आता है। यानी ये पैसा अगर आप देखने जाइएगा तो जो शेयर में पैसा लगा हुआ है उसका भी 10% से भी कम है। कुल पैसे का तो 1% से भी कम हो जाएगा, जो कि रिस्क के कैटेगरी में आएगा। अब पैसा निवेश कीजिएगा, कहीं ना कहीं तो रिस्क होगा ही, लेकिन कितना कम रिस्क में है आप देख लीजिए। यहां आपको यह भी समझना होगा कि ईपीएफओ का पैसा ऐसे ही किसी कंपनी में निवेश नहीं कर दिया जाता। ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके कि सुनो एक काम करो, अडानी ग्रुप में पैसा लगा दो। ऐसा नहीं होता भाई। ईपीएफओ का पैसा उसमें लगाया जाता है, ईपीएफओ का पैसा शेयर बाजार में निवेश करने के लिए एक पूरी तय प्रक्रिया है, और किसी एक आदमी की इसमें चल ही नहीं सकती, क्योंकि प्रक्रिया कहती है जितना भी निवेश किया जाएगा पीएफ का पैसा वो सरकार के तय किए गए पैमाने पर किया जाएगा, और वो तय किया गया पैमाना आज की डेट का नहीं बना हुआ है। 85% सुरक्षित निवेश होगा ही होगा, यह सरकारों ने तय किया हुआ है, वही आज भी चल रहा है।
निवेश के लिए जो गाइडलाइंस है उसे ईपीएफओ की गवर्निंग बॉडी यानी ईपीएफओ को चलाने वाली टीम बनाती है। बाकायदा एक पूरी टीम होती है भाई। निवेश के लिए जो तय प्रक्रिया है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। ईपीएफओ को चलाने वाली कमेटियां सारे निवेश को हर वक्त मॉनिटर करती रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने खोपचे में बैठ के कोने से कह दिया सुनो अडानी में लगा देना। पूरी बाकायदा टीम है और उस टीम में कौन कौन है अभी आपको यह भी बताऊंगा। निवेश का फैसला एक्सपर्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स करते हैं, यानी ऐसे लोग जो निवेश के मामलों के राष्ट्रीय लेवल पर एक्सपर्ट होते हैं। वो कंपनियां जो निवेश की एक्सपर्ट होती हैं उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि बॉस तुम देखो कहां पैसा लगाना। जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तुम मेरा पैसा कहीं लगाओ, निवेश करो और मुझे रिटर्न दे देना। क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है, किसी कंपनी पे भरोसा करते हैं कि वो ठीक ठीक पैसा लगाएगा और मुझे रिटर्न दे देगा। तो ईपीएफओ भी वही करता है, पोर्टफोलियो मैनेजर तय करता है जो कि ईपीएफओ का पैसा निवेश करते हैं। ईपीएफओ को चलाने वाली कमेटी सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज करती है। जो भी निवेश होते हैं उन्हें रिस्क के आधार पर बांटा जाता है ताकि सीबीटी निवेश में रिस्क को कम से कम रखा जा सके। तो जो ट्रस्टीज हैं उन्हें यह अगर लगता है कि किसी निवेश में रिस्क बढ़ रहा है, भविष्य में नुकसान हो सकता है, तो वो तुरंत उस निवेश पर एक्शन लेकर पैसे को निकाल लेते हैं। कुल मिलाकर ईपीएफओ के निवेश का मूल मंत्र यह है कि ईपीएफओ के सदस्यों का पैसा डूबना नहीं चाहिए और इसके लिए एक मजबूत रोबस्ट सिस्टम बना हुआ है जिसमें किसी एक आदमी की नहीं चल सकती, चाहे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे बैठा हो, चाहे वो एंकर की कुर्सी पर बैठा हो, चाहे वो जज की कुर्सी पर बैठा हो, वो किसी कुर्सी पर बैठा लो भाई, देश के एक आदमी की चलेगी ही नहीं। सिस्टम ही ऐसा है। ईपीएफओ के शेयर बाजार में निवेश करने के नियम है। ऐसे ही शेयर बाजार में निवेश भी नहीं होता। सुनिए शेयर बाजार में कैसे निवेश होता है। पहला नियम यह है कि कुल निवेश का कम से कम 5% और मैक्सिमम 15% तक का निवेश होगा शेयर बाजार में, जो अभी 10% पे है। दूसरा नियम, जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। मतलब किसी भी छोटी मोटी कंपनी में निवेश करके पैसा डुबाना नहीं है। तीसरा नियम, निफ्टी 50 यानी सबसे सिक्योर और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली कंपनियों में ही आप निवेश करेंगे। अब आप देखिए, ये जो पीएफ का आपका पैसा है, इसको निवेश करने के लिए मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं जो निवेश को ऐसी जगह पर लगाते हैं जिससे अच्छा और सुरक्षित रिटर्न मिल सके। ईपीएफओ के 2 पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। जो ईपीएफओ है, प्रोविडेंट फंड का पैसा लगाने वाली संस्था, इन्होंने 2 लोगों को जिम्मेदारी दी है कि आप पैसा लगाओ। एक है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और दूसरा है एसबीआई फंड मैनेजमेंट। तो ये दोनों, एक यूटीआई एक एसबीआई, दोनों कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। 1 नवंबर 2019 से यही 2 पोर्टफोलियो मैनेजर्स आपके पीएफ का पैसा मार्केट में कहां लगना चाहिए तय कर रहे हैं। और 2021 की रिपोर्ट कहती है कि इन लोगों को जो टारगेट था कि 6.95% तक का रिटर्न ला दोगे तो अच्छा मानेंगे, इन्होंने ऑलमोस्ट 7.2% का रिटर्न लाके दिया है। तो आपका पैसा फायदे में चल रहा है, नुकसान में नहीं। ईपीएफओ से जुड़ा कोई भी फैसला होता है तो वो मनमाने तरीके से कोई ले ही नहीं सकता। ये बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईपीएफओ को चलाने के लिए बाकायदा एक बोर्ड होता है जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कहते हैं, सीबीटी। बोर्ड में अलग अलग जगहों के 44 लोग होते हैं, 44 लोग होते हैं, एक आदमी नहीं होता, और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। यही बोर्ड ईपीएफओ से जुड़े अहम फैसले लेता है। इस बोर्ड में एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, एक सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है, 5 लोग केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, 15 लोग राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं जिसमें विपक्ष शासित राज्य भी होता है, 10 लोग एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी जो कंपनियां जिनका पैसा यहां है, एम्प्लॉइज हैं, उनके जो नौकरी देने वाले हैं उनके 10 रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। 10 लोग एम्प्लॉइज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं
जो अलग अलग यूनियंस होते हैं उनके कुछ लोग होते हैं। इस तरह से मिलकर 44 लोगों की एक टीम होती है जो फैसले लेती है। अब आप सोचिए कि कैसे कोई एक नरेंद्र मोदी ये 44 लोग को सेट कर लेगा कि सुनो ना, दे दो ना अडानी को, और सब मान गए। कर्मचारियों के प्रतिनिधि, कंपनियों के प्रतिनिधि, विपक्ष शासित राज्यों के प्रतिनिधि सब मान गए कि हाँ मोदी जी कर रहे तो दे देते हैं। अरे बॉस, बोलो तो कम से कम ढंग का बोलो, फैक्ट्स के साथ बोलो, इतना हल्का ना बोलो कि 2 मिनट में पाठशाला में हवा निकल जाए। अब जब बोर्ड में इतने अलग अलग कैटेगरी के लोग होंगे तो यह साफ है कि कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जब इतना चेक एंड बैलेंस होता है तो इस बात की भी कोई संभावना ही नहीं बचती कि लोगों का पैसा डूब जाए। ईपीएफओ के निवेश का रिटर्न भी आपको बता देता हूं। 31 मार्च 2022, क्योंकि अभी 23 वाले की रिपोर्ट अभी आएगी कुछ दिन में, 31 मार्च 2022 2022 उस वक्त की जो रिपोर्ट ऑनलाइन पड़ी हुई है, जाके देख लीजिएगा। तो ईपीएफओ का जो निवेश है शेयर में, उसमें इसका निवेश कितना है भाई उस साल के लिए? 1,59,299 करोड़ रुपया। और इसकी मार्केट वैल्यू क्या थी जो इस निवेश को किया गया? वो वैल्यू है 2,26,919 करोड़ रुपए। तो आपके प्रोविडेंट फंड के करीब 1,60,000 करोड़ रुपए लगाकर 2,26,919 करोड़ रुपए शेयर मार्केट से कमाए जा रहे थे। मतलब करीब 66,000 करोड़ रुपए का, 67,000 करोड़ रुपए का, 67,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा था आपका जो पैसा ईपीएफओ ने शेयर मार्केट में लगाया। लेकिन ट्वीट करने में क्या जाता है, लिख दो, उसके बाद कहां कोई फैक्ट चेक करने जा रहा है। इसी तरह से एलआईसी को लेकर भी भ्रम फैलाया गया था कि एलआईसी का पैसा अडानी को दे दिया गया, जबकि पाठशाला में हमने आपको बताया था कि मार्केट में एलआईसी के कुल निवेश की वैल्यू एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 41 लाख करोड़ रुपए है, और अडानी ग्रुप में मात्र जो पैसा निवेश किया गया था 27 फरवरी तक वो थी 31,416 करोड़ रुपए, और उसमें भी जो वैल्यू है अभी उसकी मार्केट में 40,000 करोड़ रुपए, यानी वो पैसा भी एलआईसी का 9,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में। ईपीएफओ की रकम किसको दी गई, इसका सच आपको पता चल गया तो अगली बार भ्रम में फंसने की बात ही नहीं। अब आप देखिए कि विपक्ष की तरफ से मोदी विरोध के नाम पर कैसे कैसे स्टंट हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंच पर एक वॉशिंग मशीन खड़ा कर दिया, ऐसे डेमो वॉशिंग मशीन, जिस वॉशिंग मशीन का नाम बीजेपी वॉशिंग मशीन रख दिया, और इसमें काले कपड़े डालकर सफेद कपड़े निकाले गए। पहले एक बार वीडियो देखिए, फिर इसका सच भी बताता हूं। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, washing machine, 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 washing machine। ये वॉशिंग मशीन दिखाने का मकसद ये है कि काला कपड़ा डालने पर बीजेपी के वॉशिंग मशीन में वो व्हाइट कपड़ा निकल रहा है। ममता बनर्जी दिखा रही है, मतलब जो नेता नरेंद्र मोदी की पार्टी में शामिल हो जाता है वो पाक साफ हो जाता है, और विपक्ष जो है उस पर एक्शन होता है। जो बीजेपी से जुड़ गया उस पर एक्शन नहीं होता। यानी मोटे तौर पर मैसेजिंग ये है कि विपक्ष को नरेंद्र मोदी सरकार टारगेट कर रही है। आज इस नैरेटिव की सच्चाई भी आपको बता देता हूं। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप देखेंगे ईडी के मामले, यूपीए प्लस एनडीए यानी कांग्रेस और अब मोदी सरकार, दोनों को अगर मिला दें, सीबीआई के मामले, इसमें टोटल हो जाएगा 18 साल, 2004 से लेकर 2022 तक। दोनों को अगर आप मिला देंगे यूपीए और एनडीए, तो जो सीबीआई के मामले थे उसमें विपक्ष पर कितने केस थे आपको पता है इन 18 सालों में? 80% बॉस,
80% केस विपक्ष पर है। तो ये लोग जो आज की डेट में ये बता रहे हैं कि देखो भाई ये कोई नया अद्भुत करिश्मा हो गया है कि विपक्ष के लोगों पर केस होने लग गए हैं, लोकतंत्र खत्म हो गया है, यूपीए के जमाने में भी हो रहा था। और अगर आप इसको और बाइफरकेट करें 2014 से 2014 तक सीबीआई के जो केस थे विपक्ष पर वो 60%। आज की डेट में ये केसेस थोड़े और बढ़ गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो कह ही रहे हैं कि मैं तो किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन ईडी और सीबीआई को लेकर विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में लगा है कि देश में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल तक सब यही नैरेटिव चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो आजकल अलग ही जोन में चल रहे हैं। वो रोज विधानसभा में दिल्ली की बात करने की जगह पर ज्यादातर बातें नरेंद्र मोदी पर कर रहे हैं। पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं। केजरीवाल पीएम मोदी को अनपढ़, अहंकारी, तानाशाह, भ्रष्टाचारी, न जाने क्या क्या कह रहे हैं। केजरीवाल अब यहां तक कहने लगे हैं कि अडानी का पैसा अडानी का नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी का पैसा है। सुनिए विधानसभा में केजरीवाल जी क्या बोल रहे हैं आजकल। अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। एक सांस में ये लोग ईडी, सीबीआई सबको नरेंद्र मोदी का हथियार बता देते हैं। दूसरी सांस में बोल देते हैं कल को ईडी, सीबीआई की जांच हो गई तो अडानी नहीं डूबेगा, नरेंद्र मोदी डूबेंगे। और कह रहे हैं कि अडानी को 10-20% का कमीशन देते हैं मोदी जी, बाकी सारा पैसा नरेंद्र मोदी का है। ये अलग लेवल पे चल रहा है। केजरीवाल नरेंद्र मोदी को जो जो बातें कह रहे हैं उसमें बीजेपी के नेता चैलेंज कर रहे हैं कि अगर केजरीवाल में हिम्मत है तो जो बातें विधानसभा में कह रहे हैं वो बातें बाहर किसी मंच पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलकर दिखाएं, क्योंकि विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं तो उन पे कोई केस तो हो नहीं सकता। वैसे ये बात ध्यान देने वाली है कि केजरीवाल पिछले कुछ समय से नरेंद्र मोदी के खिलाफ हर मामले में सुपर एक्टिव हो गए और मोदी के खिलाफ बनाए जाने वाले हर मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़े नजर आने लगे हैं। संसद सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर केजरीवाल पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी का समर्थन किया बल्कि केजरीवाल ने इस फैसले के बहाने देश के लोगों से मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी उन 14 विपक्षी पार्टियों में शामिल है जिन्होंने सीबीआई और ईडी के गलत इस्तेमाल के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो खुद कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल होता है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, और विधानसभा में कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी ने जांच कर ली तो नरेंद्र मोदी बर्बाद हो जाएगी। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने देश भर में पीएम मोदी के खिलाफ नई मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत आम आदमी पार्टी देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाएगी। इस मुहिम के लिए पार्टी ने 11 भाषाओं में पोस्टर भी जारी कर दिए। यानी ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जैसे कोई सपना आ गया रातों रात और अचानक से उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले शुरू कर दिए। केजरीवाल को शायद अब यह लग रहा है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह न जाने कब किसका नंबर आ जाए। केजरीवाल ने विधानसभा में अपने लोगों से कह भी दिया कि डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 7-8 महीने ही जेल में रहना होगा और वो चिंता न करें, केजरीवाल बड़े से बड़ा वकील अरेंज कर देंगे। पता नहीं केजरीवाल अपने विधायकों को दिलासा दे रहे थे या किसी और को दे रहे थे। एक बार अरविंद केजरीवाल को सुन लीजिए। ये आम आदमी पार्टी है, हम भगत सिंह के चेले हैं, फांसी पे चढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं बिकते। फांसी पे चढ़ना मंजूर है, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनको सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये एक एक हीरा है हमारा। इनको किसी को, कोई दुनिया की ताकत इनको नहीं तोड़ सकती। ये चले थे, आज तो चलो ये सरकार गिराने नहीं, 14 के लिए चले थे, 14 भी क्या, एक भी नहीं दिखा, एक भी नहीं टूटा। तो डरोगे तो नहीं ना?
अगर हुआ तो 7-8 महीने जेल ही जाना पड़ेगा, उससे फालतू कुछ नहीं है। मैं बड़े से बड़ा वकील दे दूंगा, चिंता मत करना, और तुम्हारे पीछे से तुम्हारे घर का ख्याल मैं रखूंगा, ठीक है। वैसे एक बात बड़े कमाल की है, जब मनीष सिसोदिया की बात होती थी तब भी अरविंद केजरीवाल कहते थे कि 7-8 महीने अंदर जेल में रहना होगा, और क्या सत्येंद्र जैन तो रह ही रहे। अब वो बाकी विधायकों को भी कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 7-8 महीने जेल में रहना होगा, सबका परिवार मैं देखूंगा, वकील दूंगा। एक बार भी वो ये नहीं कहते कि कहीं मुझे भी ये लोग 7-8 महीने अंदर जेल में नहीं डाल देंगे। वो इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि वो अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी सबको अंदर डाल दिया जाएगा, इसको लेकर भी वो बातें बार बार करते रहते हैं। इसी तरह से आप राहुल गांधी को देखिए कि राहुल गांधी अपने केस में सावरकर का नाम लेकर आ गए, कहने लगे कि वो सावरकर नहीं गांधी हैं, वो माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन आज की तारीख में स्थिति यह है कि कांग्रेस ने सावरकर का नाम लेने से कान पकड़ लिए, क्योंकि इससे महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी नाराज हैं। उद्धव गुट की शिवसेना की नाराजगी ने सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस की बोलती बंद करवा दी, जिसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। संजय राउत ने कहा कि सावरकर के मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है, सब ठीक ठाक है। दरअसल सावरकर पर राहुल के बयान के बाद कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बीच जो महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी गठबंधन था, उसमें दरार आती दिखने लगी। सूत्रों का दावा है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को इस मामले में बीच बचाव करने के लिए उतरना पड़ा। शरद पवार ने राहुल गांधी को सावरकर पर संभल कर बोलने की नसीहत दी। खबर है कि इस नसीहत का असर यह हुआ कि संजय राउत से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने भरोसा दिया कि वो सावरकर के खिलाफ बयान देने से बचेंगे। संजय राउत क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। नाराजगी जो थी उस बारे में हमने 2 दिन पहले बात कर दी थी। खरगे साहब के यहाँ हम लोग नहीं गए थे, ये सच है, हम मीटिंग को नहीं गए थे, लेकिन अपोजिशन यूनिटी है और रहेगी, महाराष्ट्र में रहेगी और देश में भी रहेगी। हम एक साथ हैं, लेकिन हमारे जो कोई मुद्दे थे वो हमने जहाँ तक पहुँचाना था हमने पहुँचा दिए हैं, और उसका रिजल्ट हमें मिल गया। हमारे सभी नेताओं से बातचीत हो गई है, फिलहाल हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। मतलब मोटे तौर पर यह बात हो गई कि भाई आप सावरकर पर कुछ ना बोलें, और आप फिर जो भी कर रहे हैं हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में इतनी सारी लोकसभा सीटें हैं भाई। राहुल गांधी तो बोलकर चले जाएंगे, लेकिन जो वहां कंटेंडर हैं वो नरेंद्र मोदी को रोकेंगे कैसे। सावरकर के मुद्दे पर शिवसेना ने अगर कांग्रेस की बोलती बंद करवा दी है तो ये एक तरह से कांग्रेस का सरेंडर है, और एक तरह की मामले में माफी की तरह ही। जब कांग्रेस कर सकती है ऐसा, तो राहुल गांधी कोर्ट में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी रात 8:50 पर। अटेंडेंस सही समय पे लगेगी तो सही समय पर आ जाइएगा। नमस्कार।